कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को आगे लेकर जाएं, आने वाली पीढ़ी को ऐसी शिक्षा दें, इतना उत्साह दें कि वो जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करें। पहले जब वनगंगा क्षेत्र में जब आए थे उससे पहले पूरा जंगल वाला क्षेत्र था, कुछ नहीं था। फिर हमारे लोगों ने यहाँ के स्थानीय राजाओं को युद्ध लड़ने में सहयोग किया और इसके बदले में हमें ये वनगंगा क्षेत्र की बहुत सारी जमीन जायदाद हमको मिली और आज हम बालाघाट, सिवनी, गोंदिया और भंडारा ये 4 जिलों में मुख्य रूप से बसे हैं और इन 4 जिलों में लगभग 20% की पॉपुलेशन हम फुहारों की है। तो उस अनुपात में फुहारों का प्रतिनिधित्व ज्यादा होना चाहिए, लेकिन फिर भी कम है। भंडारा, गोंदिया में तो अभी एक सांसद भी फुहार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एकीकृत नहीं है, हम संगठित नहीं है। लोग हम पे 4 आदमी आकर के गोंदिया में रहकर हम पे शासन करते हैं। ये कितने मतलब गर्व की बात कही नहीं जा सकती है, क्योंकि हम कई तरीके से आपस में बढ़ गए हैं। हम अपने पुरातन वैभव को भूल गए हैं, हम अपने क्षत्रिय धर्म को भूल गए हैं। अभी हाल ही पता चला कि कुछ हमारे भाई बहन क्रिश्चियन बन गए। क्यों बन गए? सिर्फ चंद रुपयों के लिए। थोड़ा सा पैसा का लालच दे ही ना आता, अपना धर्म को छोड़े नहीं। ये कसो भयो काहे भयो, समाज में एकता की कमी है क्या? अब जो क्रिश्चियन बन गए इससे शादी ब्याह करेंगे। तो ये सब सोचने वाली बात है। बच्चे जो हैं बचपन से बच्चों को नहीं बताते कि हमारी शादी छत्तीसगढ़ में होती है। क्या बताते हैं? कुछ नहीं बताते। मैं अपने बच्चों को बताने की कोशिश करता हूँ, अब वो मानते नहीं मानते वो परमेश्वर ही जाने। लेकिन माता पिता का भी कर्तव्य है कि बच्चों को बचपन से बताओ, बच्चियों को बताओ, बच्चों को बताओ कि हम कौन हैं, हमारे क्या नियम है। नियम बताओगे नहीं, जब कुछ हो जाएगा तो हाथ से चली गई चीजें। तो ये समय आएगी आबाद जितना भी स्थिति यहाँ तक जागरूक भी अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि सिर्फ राजा भोज के वंशज से बोलने से काम नहीं चलेगा। हमको हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं उन बच्चों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि हम कोई ऐसे वैसे नहीं है। आगे बढ़ो, बहुत बड़े बड़े मुकाम को हासिल करो। आज हमने हर मुकाम को हासिल कर लिया। कोई हमारे समाज में कोई कलेक्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, बहुत बड़े बड़े किसान उद्यमी है, बिजनेसमैन है, हर क्षेत्र में है। लेकिन फिर भी संख्या 20% की आबादी की तुलना में बहुत कम है। 20% देश हम 4 जिलों के मुख्य निवासी होने के बावजूद भी 20% वो हम तो नहीं लेते हैं, पीछे रह जाते हैं। दूसरे समाज हमको ठीक है, ओबीसी का आरक्षण हमको मिल गया, ओबीसी का आरक्षण मिल गया, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हम पिछड़े हो गए। पिछड़े इसलिए है क्योंकि बहुत सारे परिवार जिनके जमीन अब जायदाद नहीं रही पहले बहुत सारे जागीरदार हुआ करते थे, जमींदार जमीन बढ़ गई है। कोई को तो एक खंडी की जगह से आधे खंडे की जगह से 5 जोड़ी की भैया आधा करके ना था 5 जोड़ बन के गुजारा नहीं होगा उससे। तो अतः शिक्षा एकमात्र अशोक विकल्प आए देखो माध्यम लगकर हमें अपनी नवी पीढ़ी का उपभोग ऊपर ले जाए सका सेजल। तो यहाँ पर जैसे जितने भी आपके 65 परिवार हैं, क्योंकि आप सभी पढ़ लिख करके यहाँ पे आए हैं, तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। 65 परिवार मतलब लगभग 50 गाँव 60 गाँव से आप लोग आए हैं, हर एक का संबंध गाँव से है। तो अभी जब भी वापस जाए अपने गाँव में जाओगे तो गाँव में भी हमरा आपरो परिवार को लोग इनला जो वहाँ पर गाँव में रहेगी से उनला साधन को से उनला उठावन को से उनला को ये बताओ से कि भाई सब लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ने से। तो ये जिम्मेदारी हम लोगों की ज़्यादा बन जाती है। ऐसा नहीं कि हम कुछ बन गए, इस मुकाम को हासिल कर लिया, हमें बढ़िया पैकेज मिल गया, हमने तो अपना घर बना लिया बढ़िया भंडारा में, नागपुर में, बालाघाट में, सिवनी में, हमने अपने बच्चों के लिए अपनी कार खरीदी, खत्म जिम्मेदारी नहीं। यहाँ जिम्मेदारी हमारी खत्म नहीं होती है। हर एक व्यक्ति, हर एक शिक्षित व्यक्ति, हर एक अपने गाँव को, अपने नातेदार को, अपने रिश्तेदारों को अपने पैसे देने की जरूरत नहीं है, मार्गदर्शन दीजिए। पैसे देने से ठीक है, कभी किसी को बहुत इमरजेंसी हो तो ठीक है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं उनको समझाता हूँ, तो बोलते हैं कि सर हमको पैसा दे दीजिए, हम वो वहाँ करेंगे। पैसा देने से मुफ्त की रोटी सुने ना राजनीति में आजकल बहुत चलती है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है ज्ञान देना, शिक्षा देना। हम यहाँ बन के आए हैं तो हमारे जैसे 10 बच्चों को बनाना कि भाई पढ़ो लिखो आगे बढ़ो मेहनत करो। अगर कोई आर्थिक समस्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत मदद भी की जा सकती है, लेकिन उनको बोलो कि आप पहले पढ़ने को शुरुआत करो। मैंने यूपीएससी की परीक्षा निकाली, उसके फॉर्म की कीमत है 50 रुपया है, अभी साथ बढ़ गई होगी 50 रुपीज़ का फॉर्म। ऑनली प्लेन ग्रेजुएशन से रिक्वायर्ड, बस अगर ग्रेजुएशन चाहिए
किसी भी विषय में आप प्लेन बीए कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, इंजीनियरिंग कर लीजिए, और उसके बाद आप उस परीक्षा की तैयारी करिए। मैंने भी अपना टारगेट बनाया कि नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि ये परीक्षा देश की सबसे बड़ी परीक्षा है, इसको आप बैठिए, आप पढ़ने में अच्छे हैं। तो मैंने कहा चलो हम तैयारी करते हैं। तो मैंने तैयारी करने के लिए मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी चालू की, और इस परीक्षा की तैयारी करने के बाद मुझे लगा कि ठीक है, किताबों की थोड़ी सी कॉस्ट होती है, किताबें इकट्ठा कर लो, मटेरियल इकट्ठा कर लो, उसके बाद में बैठ करके उसको पढ़ना है। बस एक दो साल की अच्छी तैयारी के बाद में एक फाउंडेशन तैयार हो जाता है, और हम इस परीक्षा को अगर बहुत सिंसियरली दे रहे हैं, पूरे मनोयोग से दे रहे हैं, तो इजीली उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, और हम इसमें एक क्लास वन ऑफिसर बन सकते हैं। ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, सैकड़ों परीक्षाएं हैं। ऐसा नहीं है केवल सिविल सर्विसेज ही बनना है, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग परीक्षाएं होती हैं। सेवा क्षेत्र में जाना है, अगर मान लो किसी को खेती ही करना है, तो कम से कम इतना उसको पढ़ाना चाहिए कि भैया आप बीएससी कर लो एग्रीकल्चर से, 11वीं 12वीं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले लो, पढ़ लिख के वो वापस जाकर खेती करेगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छी खेती करेगा। इसके एग्जाम्पल लॉकडाउन में बहुत सारे परिवार शहरों से गाँव में जाके बस गए, और जब बस गए उसके बाद में कुछ परिवार तो ठीक है, हट गया, वापस आ गए, लेकिन कुछ लोग गाँव में वापस सेटल हो गए। अब वो उन्नत तरीके से खेती कर रहे हैं, उन्नत तरीके से खेती के साथ में थोड़ा सा पशुपालन, स्वरोजगार की चीजें वो जनरेट कर रहे हैं, और अपने गांव में काफी अच्छी तरक्की कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि थोड़ा सा एजुकेशन अच्छा हो तो हम किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता पा सकते हैं, क्योंकि फिर से वही बात आती है कि हर जगह हम सोचते हैं कि हम गौरवशाली इतिहास के वारिस हैं, हम गौरवशाली अपने महान महान राजाओं के वंशज हैं, तो पीछे क्यों रहेंगे? कहाँ पीछे रहेंगे? पीछे रहना ही नहीं है, हमको पीछे रहना नहीं है, और अपने समाज को भी पीछे नहीं रखना है, सबको लेके चलना है, पूरे भारतवर्ष के लिए भी काम करना है, पूरे सनातन के लिए काम करना है, क्योंकि हम कुंवारों ने अपनी जान गंवा दी, हमारे पुरखों ने बहुत संघर्ष झेला, लेकिन कभी सनातन को नहीं छोड़ा, कभी धर्म को नहीं छोड़ा, कभी संस्कृति को नहीं छोड़ा। इसीलिए आज हम गर्व के साथ माँ गणकाली का, माँ काली की आरती करते हैं, राजा भोज की आरती करते हैं, और एक साथ बैठ के कोजागरी का पूजन करते हैं। हम लोग, हमारे पुरखे, हम वो लोग हैं जिन्होंने सब कुछ सह लिया, लेकिन अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने नाम, अपने ईमान को नहीं खोया। हम उनके वंशज हैं, तो हम कैसे पीछे रहेंगे? कभी पीछे नहीं रहेंगे। हो सकता है कि थोड़ी सी आर्थिक कभी अवनति हो, तरक्की में थोड़ा पीछे रह जाए, लेकिन उस कोई भी समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। इतने भी यहाँ सभी लोग पेरेंट्स हैं, सभी माता पिता हैं, तो सबसे पहले तो आप सबको खुद एक सपने देखना पड़ेगा। मोटो सपन देख बिन द मोटो बन बिन, सबसे पहली शर्त है कि सपने देखें। सपने देखेंगे नहीं तो बड़े कैसे बनेंगे? सपने देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। राजे महाराजे तो अब हम नहीं बन सकते, लेकिन राजे महाराजाओं के जैसे तो बन सकते हैं, हम अधिकारी बन सकते हैं, हम राजनेता बन सकते हैं, हम उन्नत किसान बन सकते हैं, हम बैंक अधिकारी बन सकते हैं, हम सेवा क्षेत्र में जा सकते हैं, अपना बहुत अच्छा स्वरोजगार चला सकते हैं। तो इस तरीके से वो भी एक राष्ट्र, एक सफलता, और सफलता कब मिलेगी? जब हम अपने परिवार से शुरुआत करेंगे, अपने बच्चों को ऊंची सोच दिखाएंगे, बच्चों को ऊंचे सपने दिखाएंगे, बच्चों को आगे ले जाएंगे, और साथ में अपनी सांस्कृतिक पहचान को नहीं भूलना है। अपने बच्चों को सांस्कृतिक पहचान को देना ही पड़ेगा। समाज का सर्वांगीण विकास कोई भी पहले बोल देता है, लेकिन सर्वांगीण विकास का अर्थ क्या है? इसकी मीनिंग क्या है? इसमें बहुत सारे पहलू हैं। सांस्कृतिक पहलू, सांस्कृतिक पहलू में भाषा आती है, पहचान आती है, हमारा नाम आता है, हमारे पुरखों की क्या हम क्या है। सामाजिक पहलू, सामाजिक पहलू जब हम मिलके कोई कार्यक्रम करते हैं, मिलके आयोजन करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सामाजिक पहलू। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट आर्थिक। आर्थिक हमको अपनी मेहनत से करना है, अपने सबके से, उसमें भी बहुत ज़्यादा सहयोग की जरूरत है, जैसा मैंने बताया। इस तरीके से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी पहलुओं का समावेश होगा तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, सर्वांगीण विकास होगा। एक और बात का मैं यहाँ पे खंडन करना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि आमरो समाज में एकता कहाँ है, लोग टांग सीकर सिद्धि, ऐसा बोलते हैं ना, सब लोग बोलते हैं कि कुंवर में एकता नहीं। लेकिन मैं इस बात का यहाँ पे खंडन करता हूँ कि हमारे समाज में जितनी एकता है उतनी इस क्षेत्र में किसी में भी एकता नहीं है। आज हम एकजुट होकर के यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और सब मिलके कार्यक्रम को कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी एकता है। इतनी तो किसी समाज में इतनी भी नहीं है। अगर कोई गांव से कोई आदमी आपके पास आता है, मिलता है, भाव तुम्हें गाँव का होगा भी, ये गाँव को से, तो एक बड़ा अपनेपन का भाव है। अलग तरीके से शिखर भैया ने कहा कि दुनिया में कहीं भी मिले,
कोई समस्या है ठीक